हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 137, ठीक है, यानी 137। ठीक, तो देखते हैं हम अपने विषय छंद के अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? प्रश्न समझ आया कि नहीं? तो किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल मात्राएं 19 होती हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप इसका जवाब बहुत जल्दी ही दे देंगे। ठीक, तो ध्यान रखें, इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बरवई। ठीक, बरवई छंद में 12 और 7 की यति से कुल 12 और 7 मतलब मात्राएं, इनकी यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नंबर याद रखें 19। डायरेक्ट ये भी नंबर देकर भी पूछा जा सकता है कि बरवई छंद में कुल मात्राएं कितनी होती हैं एक चरण में, तो आप बताएंगे कि 19। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। अवधि का निजी छंद कौन सा है? अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि क्या है? अवधि बोली है ये। ठीक है, अवध में बोली जाती है अवधि, अवध एरिया जो है उस साइड में। ठीक, तो ध्यान रखें, अवधि का निजी छंद कौन सा है? ऑप्शन ए, बरवई। ठीक है, बरवई छंद अवधि बोली का निजी छंद है, ये बात इंपॉर्टेंट है। गौर करें दोस्तों व्याख्या पर। अवधि का प्राण प्रिय छंद, अवधि का प्राण प्रिय छंद बरवई है, यानी कि प्राणों से भी प्रिय छंद कौन सा है? ठीक है, बरवई है। ठीक, किसका? अवधि बोली का। ठीक है, आगे देखें, और अवधि क्या है? हिंदी भाषा रूप का ही एक उपरूप है, उपबोली है। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं, बरवई बड़ा सुंदर छंद है। कैसा छंद है? बहुत ही सुंदर छंद है, लेकिन आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। ठीक है, जो आधुनिक कविताएं हम देखते हैं इसमें इस छंद का प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है, एक मात्रिक छंद है, ये एक अलग से नहीं है। एक मात्रिक मतलब एक मात्रा वाला छंद है। ठीक, जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने? कुल 4 चरण होते हैं। ठीक, ध्यान रखें। इसके विषम यानी कि पहले, विषम जब भी आएगा शब्द आप ध्यान रखें, पहला और तीसरा, और जब भी बात आएगी सम की तो आप ध्यान रखें दूसरा और चौथा। ठीक, तो फिर से देखें व्याख्या, गौर करें। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं बरवई में। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, जबकि सम चरण में सम यानी दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरण के अंत में जगण, जगण मैंने आपको बताया था, जगण का सिंबल क्या होता है दोस्तों? तो जगण का सिंबल होता है लघु, गुरु और फिर लघु। ठीक है, तो जो सम चरण है उसका अंत, सम चरण कौन कौन से हैं? दूसरा, ये वाला पंक्ति देखें नीचे, और ये चौथा। तो इनके अंत में क्या आएगा? इनके अंत में जगण आएगा। ठीक है, यानी कि आई एस आई, ये देखो इस वाले का लालो और इसका कीन है ना, यानी कि गुरु। और ये जरूरी नहीं कि शब्द में जितने वर्ण हैं उतने ही आप पहले और उसके अगले वाले उसके शब्द के वर्ण भी उठा सकते हैं। ठीक है, आपको 3 मात्राएं बनानी है अलग अलग, तो कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर है। ठीक, तो यानी आपको एक पूरा गण बनाना है तो आप वर्णों को कहीं से आगे पीछे से कहीं से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, गौर करेंगे, यानी लघु, दीर्घ। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सम चरण के अंत में जगण यानी कि लघु, ठीक है, लघु, फिर दीर्घ यानी कि गुरु, गुरु। अब ध्यान रखो, गुरु को और क्या क्या कहते हैं हम? गुरु को हम लघु स्वर, गुरु को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं।
ठीक है, और गुरु को ही हम अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या कहेंगे दीर्घ को, गुरु को, इस सिंबल को, ठीक है, गुरु स्वर भी कह सकते हैं, गुरु मीन्स बड़ा, दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, और इसी को हम अनुग्रह चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुग्रह चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, अनुग्रह चिन्ह ध्यान रखें, सही है। तो अनुग्रह चिन्ह भी कहते हैं। ये हिंदी भाषा का प्रश्न है, अलग से पूछा जा सकता है, ये काफी डीप स्टडी है। तो गौर करेंगे दोस्तों फिर से पंक्तियों पर ध्यान दें। तो समचरण के अंत में जगण यानी कि लघु, गुरु और लघु मात्राएं होती हैं। रहीम के एक बरवई द्वारा, रहीम की एक बरवई छंद दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको समझते हैं जो अभी हमने व्याख्या पढ़ी। तो गौर करेंगे दोस्तों, उदाहरण पर। आग लाग घरु बारिग बारिगा, अति भलकीन, साजन हाथ घेलना, भरी भरी दीन। ठीक है, आगी लाग घरु, देखो आगी लागी लाग घरु बारिगा अति भलकीन। ठीक है, तो मात्राएं लगाओ, देखो बड़ा आ है ना, तो क्या लग जाएगा? गुरु। छोटी मात्रा है तो लघु। ठीक है, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु, ठीक है, फिर लघु। ठीक है, छोटा ऊ है रा में। ठीक, फिर ऐसे ही लघु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर से लघु, और फिर गुरु, और फिर एंड में क्या है आपका? लघु। तो ये यही बात कह रहे हैं। तो ये मात्राएं हम इस तरह से लगाते हैं। अब देखो 3-3 चरण बनाओ इनके, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है, और 3 ये यहाँ पे हो गए। अपनी कॉपी में बनाना, ठीक है, और इसी तरह से अगले बनते चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो अंत में, पंक्ति के अंत में जगण बनेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? बरवई छंद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। आगी लग घरु बारिगा, अति भलकीन, साजन हाथ घेलना, भरी भरी दीन। ठीक है, अर्थात आग लग गई, घर जल गया, यह बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि साजन के हाथों में पानी भर भर के घड़े देने का मौका तो मिला। देखो यहाँ घर जल गया है और इनका दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, खैर अभी हम जो अर्थ है पंक्ति का उसी पर ध्यान देंगे। ठीक, अर्थात आग लग गई, देखो कैसे यहाँ पर ये श्रृंगार रस भी है ना। तो देखो विपरीत स्थिति है और इसमें भी कैसे पंक्ति में चमत्कार किया गया है। तो गौर करेंगे, आग लग गई, घर जल गया, मतलब आग लग गई और घर जल गया, इसकी फिक्र नहीं है। तो यह बड़ा अच्छा हुआ, वो इसको भी शुभ मान रहे हैं। यानी परिस्थिति देख लो बिल्कुल अलग से, वो ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अलंकार है इसमें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो मतलब विपरीत स्थिति में जो होता है अतिशोक्ति होता है शायद, है ना। ठीक, खैर अभी आप उस पर नहीं जाइए। तो आग लग गई, घर जल गया, यह बड़ा अच्छा हुआ, यह बड़ा अच्छा हुआ, यानी कि अपनी जो स्थिति है, खराब स्थिति को भी अच्छा मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साजन के हाथों में, जो नायिका है वो कह रही है कि कम से कम साजन के हाथों में पानी भर भर के घड़े देने का मुझे मौका तो मिल गया। ठीक है, ये अर्थ है इस पंक्ति का, तो ध्यान रखें। ठीक, तो बात इसमें महत्वपूर्ण ये थी कि अंत में, पंक्ति के अंत में जो ये आएंगे 3, ठीक है, तो यहाँ पे जब जगण बनेगा तो ये आपका हो गया क्या? बरवई। और टोटल मात्राएं कितनी होंगी एक पूरे इसमें? तो 19 होंगी। ठीक है, पहले में 12 होगी चरण में, दूसरे में 7 होगी, ध्यान रखना, फिर तीसरे में 12, फिर चौथे में 7, तो ऐसे 12-12 और 7-7 का यहाँ पे ये एक चरण बनेगा। ठीक है, 12 और 7 का एक चरण पूरा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बरवई छंद के प्रणेता कौन है? तो ये प्रश्न भी आ सकता है, प्रणेता पूछे जा सकते हैं। तो अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि जिनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम रहीम के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो इसके प्रणेता हैं। यानी पहली बात,
अकबर के नवरत्नों में से एक थे महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको हम रहीम भी कहते हैं। हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध हैं रहीम, ठीक है। और बरवई छंद के प्रणेता हैं कौन? रहीम, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, किंवदंती है, यानी कि ऐसी कहावत है, ऐसा कहा गया है कि रहीम का कोई सेवक अवकाश लेकर विवाह करने गया, ठीक है। यानी कि एक रहीम का सेवक था, नौकर था, दास था, जो कि अपनी शादी करने के लिए छुट्टियां लेकर गया हुआ था। वापस आते समय उसकी विरहाकुल नवोड़ा पत्नी, और जब वो वापस अपनी शादी करके वापस लौटा तो उसकी पत्नी की स्थिति कैसी थी? विरह आकुल थी, यानी विरह में डूबी हुई थी उसकी पत्नी, क्योंकि वियोग हो गया ना। तो पहले शादी करने गया तो संयोग, ठीक है, और जब शादी करके वापस आ गया और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ आया तो वियोग की स्थिति हो गई, ठीक। यानी कि श्रृंगार रस है यहाँ पर, ठीक। आगे देखें, क्योंकि संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष आते हैं किसमें? श्रृंगार में। तो ध्यान रखें, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, आप मानकर चलेंगे कि यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस। तो आगे देखते हैं, उसके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिखकर दी, ठीक है। तो यानी कि उसके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिखकर दी। रहीम का साहित्य प्रेम सर्व विदित है, यानी जो रहीम है उनका साहित्य से जो प्रेम था वह सभी को पता है। सो सेवक ने, और जो सेवक है वे पंक्तियां रहीम को सुनाई। तो जो ये 2 पंक्तियां थी ना, देखो कहाँ से आई हैं ये बता रहे हैं। तो ये पंक्तियां जो नायिका थी उन्होंने 2 लिखी थी पंक्तियां, किसके लिए? अपने पति के लिए, ठीक है, जो कि वापस आ गए थे, ठीक। और वो कौन थे? रहीम के सेवक थे, ठीक है। अब जैसे ही वो वापस आए, ठीक, उन्होंने वो 2 पंक्तियां किसको दे दी? रहीम को दे दी, ठीक है। अब देखते हैं, तो रहीम सुनते ही चकित हो गए। जब रहीम ने वह पंक्तियां देखी और पढ़ी तो वे चकित रह गए, और पंक्तियों में उन्हें ज्ञात छंदों से अलग, यानी कि जो अभी तक जो छंद चले आ रहे थे, ज्ञात छंद का अर्थ है मतलब जो छंद अभी तक चले आ रहे थे उनसे हट करके उन पंक्तियों में रहीम को क्या मिला? गति और यति का समायोजन मिला। गति और यति का समायोजन एक साथ मिला, ठीक है। फिर क्या है, आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये गति और यति का समायोजन था उन पंक्तियों में। आगे देखें, सेवक को इनाम देने के बाद उन्होंने, वो इतने खुश हो गए उन पंक्तियों को देखकर, कौन? रहीम, ठीक है। उन्होंने अपने सेवक को इनाम ही दे दिया, और इनाम देने के बाद रहीम ने पंक्ति पर फिर से विचार किया और मात्रा की गणना की, यानी कि जो मात्राएं पंक्तियों में दी गई थी उनको गिना और बताया कि ये मात्राएं क्या हैं? बरवई हैं, यानी कि उन पंक्तियों को इन्होंने नाम दिया बरवई, ठीक है। तो मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं। जो मूल पंक्तियां थी, जो दोहा छंद बात जो अभी हम पढ़कर आए हैं वो रहीम ने बनाया है, लेकिन जो वास्तव में जो पत्नी ने सेवक को दी थी पंक्तियां वो क्या थी? पढ़ते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, प्रेम प्रीति को बिरवा, बिरवा यानी वियोग, ठीक है। प्रेम और प्रीति को बिरवा चले लगाई, सीजन की सुधि लीजियो, सीजन की सुधि, सुधि मीन्स याद कर लेना, ठीक है। मुरझी ना जाई, ठीक है, यानी कि मुंह मत फेर लेना, मुरझा मत जाना, ठीक है, यानी कि भूल मत जाना। कुल मिलाकर के ये अर्थ है ना। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सीजन की सुधि लीजियो, मुरझी ना जाई, ठीक है। तो रहीम ने बरवई छंद का प्रयोग कर बरवई नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बरवई नायिका भेद, ठीक है। देखो ये छंद से ही इस ग्रंथ की शुरुआत हो रही है, छंद के नाम से। तो बरवई नायिका भेद किसका ग्रंथ है? तो रहीम का ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। रहीम के समकालीन महाकवि, रहीम के समकालीन महाकवि तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। उनको भी बरवई छंद प्रिय था, प्रिय था बरवई छंद। किसको?
तुलसीदास किसके समकालीन थे? रहीम के, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी अमर काव्य कृति बरवई रामायण में किया है। तो देखो दोस्तों, बरवई छंद की जो रचनाएं हैं ना, उसकी पहचान ये भी है कि इस छंद की शुरुआत से ही रचना का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा बरवई नायिका भेद, ठीक, और अब हम पढ़ रहे हैं क्या? बरवई रामायण। तो ये किसकी है? तुलसीदास की। ठीक, अब देखते हैं बरवई के विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और समचरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं रखने का विधान है। ठीक है, तो इस प्रकार विषम चरण में 12 मात्राएं, भोजपुरी में बरवई मात्राएं। ठीक है, विषम चरण में 12 मात्राएं यानी भोजपुरी में बरवई मात्राएं होने से भोजपुरी में इन्हें बरवई मात्राएं कहते हैं हम। बरवई, तो बरवई का मतलब हो गया 12। ठीक है, इस शब्द का अर्थ भी जान लो, यानी भोजपुरी लैंग्वेज में विषम चरण में ये 12 मात्राओं को हम क्या बोलते हैं? 12 मात्राओं से बना है बरवई। हिंदी में हम देखें तो 12 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये शब्द का अर्थ है। आगे देखें तो बरवई का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और एक पहचान और मिल गई, बरवई यानी 12। ठीक, तो ध्यान रखें, तो 12 तो होंगी, 7 अपनी दिमाग से सोच करके ध्यान से अपने आंसर का टिक करके आना है। ठीक है, टोटल मात्राएं 19। आगे देखें तो इनके होने से संभवतः यह छंद क्या कहलाया? तो यह छंद कहलाया बरवई। ठीक है, बरवई छंद कहलाया। तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।